गई, लेकिन वो चिल्लाई, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, मैं खुद अपनी बेटी को क्रिमेशन के लिए ले जाऊंगी। मैं तुरंत चुप हो गया और वांग मनयुन द्वारा दिया गया वही पानी डू शाओमिन को दे दिया। वो लगातार चिल्लाने और टेंशन की वजह से बहुत प्यास लगी हुई थी, इसलिए उसने पूरा पानी एक सांस में पी लिया। वांग मनयुन रोक भी नहीं पाई। सिर्फ 2 मिनट बाद ही डू शाओमिन गहरी नींद में गिर गई। वांग मनयुन घबरा कर बोली, जीजा जी, आप फिर से ऑर्गन डोनेशन तो नहीं करवाना चाहते ना? मैंने सिर हिलाया और डू शाओमिन को सोफे पर सीधा लिटाकर कहा, नहीं, माँ ने मना कर दिया है तो मैं कुछ नहीं करूंगा। वांग मनयुन ने राहत की सांस ली और बोली, फिर आप आंटी को इमरजेंसी में ले जाइए, मैं रुयन दीदी की क्रीमेशन संभाल लेती हूँ। मैं हल्का सा हंसा और बोला, तुम डॉक्टर हो, तुम्हें पेशेंट को देखना चाहिए, और मैं हस्बैंड हूँ, क्रीमेशन मैं कराऊंगा। इतना कहकर मैंने सीधे क्रीमेटोरियम में फोन कर दिया। वांग मनयुन की हालत गर्म तवे पर चींटी जैसी हो गई। वो लगातार डू शाओमिन को जगाने की कोशिश करती रही, लेकिन वो बिल्कुल नहीं उठी। आखिर क्रीमेटोरियम वाले आए और लियू रुयान को स्ट्रेचर पर ले गए। तभी वांग मनयुन आखिर टूट गई और मेरा हाथ पकड़कर बोली, जीजा जी, मुझे लगा अभी रुयान दीदी हिली थी, शायद उन्हें बचाया जा सकता है। मैंने डेथ सर्टिफिकेट उसके चेहरे पर फेंकते हुए कहा, अगर वो सच में जिंदा निकली तो हॉस्पिटल पर मर्डर का केस बनेगा और तुम भी बच नहीं पाओगी। वांग मनयुन चुप हो गई। मैं हंसते हुए क्रीमेटोरियम की गाड़ी में बैठ गया। रास्ते में मैंने स्ट्रेचर पर पड़ी लियू रुयन को देखा और पाया कि उसकी उंगलियां हल्की हिल रही थी। शायद एनेस्थीसिया का असर खत्म हो रहा था और उसे एहसास हो चुका था कि सच में उसका क्रीमेशन होने वाला है। मैंने ड्राइवर से कहा, भैया जल्दी चलाओ, मेरी सास मेरी वाइफ की बॉडी छीनना चाहती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो पूरी बॉडी के साथ जाए। ड्राइवर ने एक्सेलरेटर पूरी ताकत से दबा दिया। रास्ते में मुझे पिछले जन्म की याद आने लगी। 10 साल बाद जब मैंने लियू रुयन को सड़क पर देखा था, वो पहले जैसी जवान और खूबसूरत दिख रही थी। मैं उसे पहचानने के लिए उसके सामने भागा था। उसने काफी देर बाद मुझे पहचान कर हंसते हुए कहा था, सिर्फ 10 साल में तुम मेरे दादा से भी बूढ़े लगने लगे। मैंने कांपती आवाज में पूछा था, तुम मरी नहीं थी? वो हंसकर बोली, मैंने तुमसे छुटकारा पाने के लिए फेक डेथ की थी। तब मुझे सब समझ आ गया था। अगर वो डिवोर्स लेती तो उसे अपनी आधी प्रॉपर्टी मुझे देनी पड़ती और चीटिंग का बदनाम टैग भी लगा, लेकिन फेक डेथ करके उसने सारा कर्ज मेरे सिर डाल दिया और खुद नई पहचान के साथ अपने लवर जी बोदा के साथ रहने लगी। फिर वो हंसते हुए बोली थी, असल में हॉस्पिटल में मैं तुम्हारी सारी बातें सुन सकती थी, तुम्हारे रोने की आवाज आज तक नहीं भूली। तुम आदमी होकर हंस जैसी आवाज में रो रहे थे, बहुत मजेदार था। उसकी हंसी सुनते सुनते मैं सीने को पकड़कर गिर पड़ा था। जी बोदा बोला, जान, ये आदमी कहीं स्कैम तो नहीं कर रहा, चलो यहाँ से। और दोनों मुझे मरता छोड़कर चले गए थे। अब वर्तमान में मैं लियू रुयन के सीने पर झुककर उसकी हार्ट बीट सुनते हुए बोला, मुझे पता है तुम जिंदा हो, तुमने चीटिंग की, फेक डेथ की और मुझे कर्ज में डुबो दिया, लेकिन मैं तुमसे नफरत नहीं करता। तुम मरना चाहती हो ना, तो मैं तुम्हें जल्दी क्रीमेशन तक पहुंचा दूंगा। मुझे नहीं पता तुम्हें दर्द महसूस हो रहा है या नहीं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि हो रहा हो, ताकि तुम जिंदा जलने का एहसास खुद कर सको। लियू रुयान की उंगलियां कांपने लगी और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने उसके आंसू पहुंचते हुए कहा, अभी मत रो, फर्नेस में जाने के बाद और समय मिलेगा। मेरा फोन लगातार बज रहा था, कभी वांग मनयुन का कॉल आता तो कभी डू शाओमिन का, लेकिन मैंने एक भी कॉल रिसीव नहीं किया। आखिर इस वक्त मैं सिर्फ अपनी वाइफ को खो चुका एक दुखी हस्बैंड था, और ऐसे इंसान का किसी का फोन ना उठाना बिल्कुल नॉर्मल लगा है। ड्राइवर की तेज रफ्तार की वजह से आधे घंटे का रास्ता सिर्फ 20 मिनट में खत्म हो गया, लेकिन वहां पहुंचने के बाद पता चला कि क्रीमेशन ग्राउंड में आज बहुत भीड़ है और लियू रुयान की बारी आने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। मैं तुरंत वहां के इंचार्ज के पास गया और रोने का नाटक करते हुए बोला, मेरी वाइफ की अचानक हार्ट अटैक